हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर ऑडियो में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो माफ करिएगा, ये मेरी नहीं एआई की आवाज है। स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 21, माई स्पाई वाइफ। कहते हुए शाद की उंगलियां अब धीरे धीरे नियाज के होठों को छू रहे थे। अपनी बात को जारी रखते हुए शाद ने आगे कहा, डर तो आप रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं आपके साथ, आप तो खुद ही डर रही है। कहते हुए शाद के होठों पे एक टीजिंग स्माइल थी। अपनी बात खत्म करने के बाद शाद बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से नियाज के गालों को अपने होठों से छू रहे थे। नियाज ने शाद के एहसास को पाते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। शाद नियाज के गाल, माथे और गले पर किस कर रहे थे। शाद की किस बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट थी। गले और कॉलर कॉलर बोन को किस करने के बाद शाद नियाज के होठों को किस कर रहे थे। किस करते हुए शाद नियाज के होठों को सक करने लगे। शाद ने धीरे से नियाज की गाल को दबाया तो नियाज का मुंह खुल गया और शाद ने अपनी जीभ उसी वक्त नियाज मुंह के अंदर डाल दी और नियाज के मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोरर करने लगे। शाद अपने पूरे पैशन के साथ नियाज को किस कर रहे थे। देखते ही देखते कब शाद का हाथ नियाज के कुर्ते के अंदर चला गया, नियाज को पता तक नहीं चला। शाद बहुत ही प्यार और आराम से नियाज की कमर को सहला रहे थे। शाद की कोशिश बस यही थी कि वो नियाज को इतना मदहोश कर दें कि नियाज खुद ही उन्हें रोकने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। शाद नियाज को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ लगभग 1 घंटे तक यूं ही चलता रहा और शाद कभी उनके चेहरे, गाल, गले और होठों पर किसी करते रहे। एक लंबे वक्त के बाद शाद अपनी कोशिशों में कामयाब हुए और नियाज पूरी तरह से अब बहक चुकी थी। अब नियाज भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब तक शाद ने अपनी शर्ट उतार कर वहीं लिविंग रूम में ही कहीं फेंक दी थी और नियाज के बदन पर भी कुछ नामात्र के ही कपड़े रह गए थे। जब शाद को यकीन हो गया कि नियाज अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी है, तब शाद ने नियाज को अपनी बाहों में उठाया और किस करते हुए ही अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके एक भी पल ना रुकने का कारण यह भी था कि कहीं नियाज ने अपने होश संभाल लिए तो वो शाद को कभी अपने पास आज तो आने नहीं देगी। इसीलिए शाद नियाज को कुछ सोचने का मौका देना ही नहीं चाहते थे। नियाज को अपने कमरे में लाने के बाद शाद ने धीरे से उन्हें बेड पर लिटाया और खुद उनके ऊपर आते हुए बचे खुचे कपड़े भी नियाज की बॉडी से अलग कर दिए और उन्हें सफेद चादर से कवर कर दिया और खुद नियाज के साथ उस चादर में आ गए। अब तक शाद ने नियाज की बॉडी पर एक भी निशान नहीं छोड़ा था, मगर ये ज्यादा देर तक होने वाला नहीं था। शाद तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे कब नियाज खुद पर से अपना काबू खो दें, और अब वो पल भी आ चुका था और शाद नियाज को किस करने के साथ साथ उन्हें काट भी रहे थे। उन्होंने नियाज के कंधे, गले के साथ साथ बाकी की बॉडी पर भी कई निशान छोड़ दिए थे। पूरे कमरे में बस नियाज के सिसकियों की आवाज भी गूंज रही थी। शाद उनके साथ जेंटल थे, मगर ये सेशन काफी लंबा चला था और नियाज बहुत ज्यादा ही थक चुकी थी और थककर वो शाद की बाहों में ही सो गई। फ्लैशबैक एंड। शाद ने नियाज से कहा, मुझे पता नहीं था कि अब भी आप में ताकत बची है, वरना मैं रुकता नहीं। पर कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो अच्छा ही है। आज मैं आपको अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करूंगा ताकि दोबारा आप मेरे सामने किसी और के साइड ना ले। अपनी बात खत्म करने के बाद शाद ने बिना एक पल भी बर्बाद किए नियाज को पलटा और अपने नीचे किया। नियाज बस अपनी आंखें बरी कर शाद को ही देख रही थी। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्यों बेवजह शाद को उकसाने की गलती कर दी। हालांकि शाद उनके लिए बिल्कुल भी रफ या रूड नहीं थे, मगर वो काफी थक चुकी थी। अब उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। पछताने के लिए काफी देर हो चुकी थी। नियाज को किस करते हुए शाद ने नियाज के दोनों पैरों को अलग किया और उनकी बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को एडजस्ट किया। एक बार फिर पूरे कमरे में नियाज के सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। कमरे का माहौल फिर से गर्म हो चुका था। जहां एक तरफ
शाद के घर में सिर्फ प्यार ही प्यार था। दूसरी तरफ सिंह विला मैं उन लोगों ने चारों तरफ अपनी नजरें की हुई थी और अब उन्हें इंतजार था तो बस अनामिका के एक ऑर्डर का। बालकनी में रजत के साथ बैठी अनामिका बिना भाव के रजत को ही देख रही थी। रजत की बात पर अनामिका ने कहा, मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं। जैसे रजत ने अनामिका के दिमाग में झांक कर देखा हो और उसने अनामिका से कहा, डोंट वरी अनामिका, उसमें जहर नहीं है। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरे जीने के लिए तुम्हारा जीना जरूरी है। प्यार जो करता हूं आपसे, खा सकती हैं इसे। भरोसा दिलाने के लिए ही तो तुम्हारे प्लेट से खाना खाया है मैंने, ताकि तुम्हें भरोसा हो सके कि मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चैप्टर 22 माई स्पाई वाइफ। रजत की बात सुनने के बाद अनामिका पैनी नजरों से रजत को देखने लगी, मगर खाना खाने की पहल उसने अब तक नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो, और ऐसा था भी। अनामिका उस जूस को बहुत धीरे धीरे सीप कर रही थी और इस तरह उसने 10 मिनट का वक्त निकाल दिया था। 10 मिनट के बाद अनामिका की वॉच में जो वाइट लाइट ऑन थी, अब उसमें एक हल्की सी पीली लाइट भी जलने लगी। इसके बाद अनामिका ने अपना हाथ बढ़ाया और खाने की प्लेट से धीरे धीरे खाना खाने लगी। रजत अनामिका की सभी हरकतों को बहुत ध्यान से देख रहा था। अनामिका ने जब खाना खत्म कर लिया, उसके बाद रजत उन प्लेट्स को ट्रॉली में रखा और वहां से लेकर चला गया। उसने ट्रॉली कमरे के बाहर जाकर छोड़ दिया, फिर कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। रजत फिर से अनामिका के पास गया। अनामिका अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अनामिका ने रजत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा था। रजत फिर से अनामिका के करीब बैठा और उसने अनामिका से कहा, काफी रात हो चुकी है, आप कल कर लीजिएगा। फिलहाल आपको सोना चाहिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इतना काम करना सही नहीं होगा आपकी सेहत के लिए। रजत अनामिका को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अनामिका उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। अनामिका का यह बर्ताव रजत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था अनामिका की इस इग्नोरेंस से। रजत ने अनामिका को मनाने की काफी कोशिशें की, मगर अनामिका रजत की बात मानने को तैयार नहीं थी। अब अनामिका को भी थोड़ी चिढ़ से होने लगी थी। इसलिए उसने रजत से कहा, यहां से जाओ, मेरे पास काफी कम समय है ये खत्म करने के लिए, और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही तो जाकर सो जाऊं, और अब मुझे अपने काम में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बात करते हुए अनामिका की टोन काफी ज्यादा सीरियस थी। अनामिका के बात करने का लहजा रजत को यह बताने का के लिए आए काफी था कि अनामिका इस वक्त उसकी कोई भी बात मानने वाली नहीं है। उसका काम बहुत ज्यादा जरूरी है और उसे ज्यादा प्रेशराइज करना शायद रजत के लिए बुरा भी हो सकता है। वैसे तो रजत को अनामिका का डर बिल्कुल नहीं था कि वो क्या रिएक्ट करेगी, मगर शायद रजत को पता था कि अगर अनामिका इतनी ज्यादा फोकस है, सीरियस है, तो जरूर किसी इंपॉर्टेंट वर्क में ही इन्वॉल्व होगी, और ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना शायद सही ना हो। इसलिए रजत ने अनामिका की बात मानी और उठकर वहां से अपने कमरे में चला गया। वो सोफे पर लेटा, मगर सोया नहीं। रजत सोफे पर लेटे हुए अनामिका के आने का इंतजार करने लगा। अनामिका कमरे में नहीं आई। सुबह हो गई। सुबह की हल्की रोशनी भी दिखने लगी। सूरज को उगने में अब भी काफी वक्त था। अनामिका ने एक नजर आसमान की तरफ देखा और अपना लैपटॉप बंद कर कमरे में चली गई। अनामिका बेड पर लेटी और अपनी आंखें बंद कर ली। रजत वहीं सोफे पर लेटा हुआ अनामिका की हरकतों को देख रहा था। 15 मिनट बीत गए और अनामिका की बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो रजत उठकर बैठ गया। रजत सोफे पर बैठा अनामिका को ही देख रहा था। आज वक्त तेजी से बीत रहा था, या रजत का ही ध्यान कहीं और था, पता नहीं। सूरज ने अपनी रोशनी बिखेर दी और कुछ ही देर में एक हल्की सी बीप की आवाज रजत के कानों में पड़ी तो रजत का ध्यान टूटा। रजत ने जानने की कोशिश की आवाज कहां से आई। अनामिका सुबह ही सोई थी और उसकी नींद खराब हो सकती थी। रजत अभी सोफे से खड़ा ही हुआ था कि अनामिका ने अपनी आंखें खोली और अपनी वॉच की तरफ देखा। वो आवाज अनामिका के वॉच से ही आ रही थी। अनामिका ने वॉच बंद की। अनामिका की नीली आंखों में थकान भरी हुई थी। अनामिका ने अपनी आंखों को मसला और वॉशरूम की ओर बाहर गई। अनामिका जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसने एक नजर घड़ी की ओर देखा।
सुबह के 8:30 रहे थे। रजत अभी सोफे के पास ही खड़ा था। अनामिका की नजर जब रजत पर पड़ी, रजत को इस तरह देख अनामिका को कुछ अजीब लगा, मगर फिर उसने रजत को नजरअंदाज कर दिया। क्लोजेट रूम की ओर बढ़ गई। हालांकि रजत को इस इग्नोरेंस से बुरा जरूर लगा, मगर इस बार जिस चीज ने उसे परेशान किया था वो अनामिका की इग्नोरेंस नहीं थी। उसने देखा था कि अनामिका सुबह ही सोई और लगभग आधे से 1 घंटे बाद ही वो बेल बजने लगी। इस बीच तो अनामिका ने नींद तक नहीं ली होगी। उसने बस खुद को थोड़ा रेस्ट करने ही दिया। रजत को अनामिका के लिए फिक्र हो रही थी, क्योंकि कोई भी इंसान अगर इस तरह से काम करेगा और रेस्ट नहीं लेगा तो यह उसके लिए सही नहीं होता। और अनामिका तो पहले से ही बीमार थी, उसकी तबीयत तो पहले ही खराब थी। रजत ने अनामिका के बिहेव को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाला और अनामिका की ओर बढ़ गया। रजत ने अनामिका का हाथ पकड़ा और रोक लिया। रजत की इस हरकत पर अनामिका उसे घूर कर देख रही थी। चैप्टर 23, माई स्पाई वाइफ। रजत ने अनामिका के बिहेव को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाला और अनामिका की ओर बढ़ गया। रजत ने अनामिका का हाथ पकड़ा और कंसर्न के साथ अनामिका से कहा, आप सुबह ही सोई हैं, आपको रेस्ट लेना चाहिए। अब सुबह सुबह आपको कहाँ जाना है जो आप रेडी हो रही है? प्लीज अनामिका, मेरी बात मानिए। कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो 1-2 घंटे की नींद ले लीजिए। रजत को अनामिका की फिक्र थी, मगर जैसे अनामिका को रजत की परवाह से कोई मतलब ही नहीं था। अनामिका ने रजत के हाथ से और अपना हाथ छुड़ाया और रजत को देखते हुए बोली, मुझे पता है रजत, कब क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अपनी बात खत्म करते ही अनामिका ने कपड़े लिए और वहां से चली गई। अनामिका की ये बेरुखी रजत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे बहुत दुख होता था। अनामिका हमेशा ही उसे चोट पहुंचा दिया करती थी, भले ही वो जानकर पहुंचाए या अनजाने में, पर दर्द हर बार रजत को ही सहना होता था। अनामिका वॉशरूम से बाहर आई और उसके आते ही रजत वॉशरूम में चला गया। रजत जब बाहर आया तो उसने अनामिका को बालकनी में खड़े होकर अपने बालों को झटक कर सुखाते हुए देखा। अनामिका को एक नजर देखने के बाद रजत मिरर की ओर बढ़ गया। उसने ड्रेसिंग टेबल से कोम उठाई और अपने बालों को सेट करने लगा। अनामिका हमेशा ही उसे चोट पहुंचाती थी और अब उसे अनामिका से बात नहीं करनी थी। रजत रेडी होकर नीचे चला गया। अनामिका के बाल कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, जिसकी वजह से उसे समय लग रहा था। अनामिका रेडी हो रही थी, मगर वो अनजान थी कि एक और तूफान उसके जिंदगी में दस्तक देने आ रहा है। कोई है जो उसके जख्मों को कुरेदने आया है। अनामिका रेडी होकर नीचे उतरने लगी। अनामिका की नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो कि रजत से बात कर रहे थे। उन लोगों की पीठ अनामिका की तरफ थी, इसलिए वो उनमें से किसी का चेहरा नहीं देख सकती थी। अनामिका थोड़ी कंफ्यूजन के साथ उन लोगों को देख रही थी। अनामिका के तेज और लंबे कदम हल्के और थोड़े छोटे हो गए। वो उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पीछे से वो लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे थे, मगर वो उन्हें पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। अनामिका ने रजत की ओर देखा, वो कुछ कह रहा था। उसके कहते ही उन 3 में से एक ने पीछे मुड़कर देखा और अनामिका उस इंसान को देखकर दंग थी। अनामिका की आंखें बड़ी हो गईं और उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कसने लगी। अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतरी और साथ ही वो शख्स भी सोफे से खड़ा हुआ और अनामिका की तरफ मुड़ा। वो तेजी से अनामिका के पास आ गया। अनामिका को बिना कोई मौका दिए अनामिका को अपने गले से लगा लिया। उस लड़के के चेहरे पर एक अलग से ही खुशी थी। अनामिका को देख अनामिका ने अपनी बॉडी को स्टिफ कर लिया। अनामिका ने पलटकर उस लड़के को हग नहीं किया, बल्कि वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही। अनामिका के हाथ कांप रहे थे, मानो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं। गले लगे हुए ही उस लड़के ने कहा, ती, आप ठीक हो गई। आई एम ग्लैड। मैं आपको इस तरह से देखकर कितना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कितने वक्त तक आपके ठीक होने का, कुछ बोलने का इंतजार किया है। दी। अनामिका ने अपने हाथ धीरे से उठाए और एक झटके से उस लड़के को खुद से दूर किया। वो लड़का कुछ 2-3 कदम पीछे हट गया और हैरानी से अनामिका को देखने लगा। अनामिका ने अपने दांत पीसते हुए उस लड़के का कॉलर पकड़कर कहा, अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ, वरना तुम में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा ऋषभ।
अनामिका की बात करने के तरीके में एक कड़ी चेतावनी और धमकी थी। अनामिका इस वक्त एक ज्वालामुखी से कम नहीं लग रही थी, जो कभी भी फट सकती थी। शब्द ध्यान से अनामिका को ही देख रहा था। उसे अनामिका की इस बिहेवियर से एक झटका सा लगा था। उसमें हकलाते हुए कहने की कोशिश की, दी, मैं जानता हूं सबने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था, पर मैं नहीं था यहां, दी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने देता। मैं सब कुछ रोक देता। मेरी बात तो सुनो। ऋषभ की बात सुनने के बाद अनामिका का गुस्सा कम होने की जगह मानो बढ़ा रहा हूं। अनामिका ने इस बार रजत की तरफ देखा और पास गई। करे लहजे में ही अनामिका ने रजत से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, इन्हें अभी इसी वक्त यहां से निकालो। और अगर इनमें से कोई मुझे दोबारा इस घर के अंदर दिखा, देन आई प्रॉमिस यू दैट रजत, कि मैं तुम्हें इस घर में कभी दिखाई नहीं दूंगी। अपनी बात कहने के बाद अनामिका दरवाजे की ओर मुड़ी और बाहर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। कश्यप के साथ आए वो दो लोग भी अब सोफे पर से खड़े हो चुके थे और अनामिका को ही देख रहे थे। सभी लोग सन्न से अपनी अपनी जगह पर ही खड़े थे। अनामिका को जाते देख ऋषभ का ध्यान टूटा। ऋषभ दौड़कर अनामिका के पास गया और ऋषभ बन्या। ऋषभ ने अनामिका का रास्ता रोक लिया था। ऋषभ उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अभी बिना उसे किसी बात का मौका दिए अनामिका बोली, ऋषभ, अगर अपने पूरे परिवार के साथ फिर से जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो यहां से चले जाओ, वरना अगर इस बार मैंने तुम लोगों को जेल भेजा, देन आई प्रॉमिस जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। अब अनामिका मुड़ी और उन दो लोगों की तरफ देखते हुए कहा, पहले भी जेल की हवा खा चुके हो, दोबारा खाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं तो तुम में से किसी की भी शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए मुझे। अनामिका अपनी बात कहने के बाद सीधे सिंह विला से बाहर निकल गई। उसने किसी को भी कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। वह किसी के मुंह से एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती थी। अनामिका सिंह विला से बाहर निकली तो कार उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी, मगर आज ड्राइविंग सीट पर शाद नहीं राहिल थे। कार की पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद अनामिका ने साइड से सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त अनामिका के दिमाग में बीते वक्त की बातें ही चल रही थीं। चैप्टर 24 माई स्पाई वाइफ। अपनी बात खत्म करने के बाद अनामिका सिंह विला से बाहर चली गई। किसी के भी कुछ सोचने या पलटकर कुछ कहने का किसी को मौका नहीं दिया। कार में बैठते ही अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आज कार को शायद नहीं राहिल ड्राइव कर रहे थे। अनामिका का मूड अच्छा नहीं था और राहिल को ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही थी। इसलिए राहिल ने अनामिका से कुछ भी नहीं कहा, उससे बिल्कुल भी बात करने की कोशिश नहीं की। अनामिका के सिंहविला से निकलने के बाद वो सभी लोग हैरान और परेशान थे। ऋषभ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अनामिका ने ये क्या कहा और क्या किया। आखिर वो कैसे कह सकती है कि वह उनमें से किसी को देखना नहीं चाहती, और किसी ने भी उसे मिलने की कोशिश की तो उन्हें जेल पहुंचा देगी। एक दर्द सा ऋषभ की आंखों में था। उसे काफी बुरा फील हो रहा था। आखिर अनामिका उसकी बहन थी। रजत ने गहरी सांस ली और चलकर ऋषभ के पास आया। उसने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अनामिका की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम भी जानते हो और समझते हो ये जो हुआ वो गलत था, और उसका टेम्पर कितना खराब है। मुझे कम से कम तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। रजत ऋषभ को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ऋषभ को रजत की आवाज सुनते ही तेज गुस्सा आया और उसने रजत की कॉलर पकड़ ली और कहा, क्या किया है आपने मेरी दी के साथ? वो ऐसे कभी नहीं थी। हाँ, उन्हें काफी गुस्सा आता है, उनका टेम्पर भी खराब है, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती है। अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं आए होते, तुम मेरी दी कभी ऐसा नहीं कहती। ऋषभ की इस हरकत को देख उसके साथ आए बाकी के दो लोग जल्दी से उसके पास आए और उन्होंने ऋषभ के हाथों से रजत की कॉलर को छुड़ाया। रजत से ऋषभ को अलग कर। उन दोनों ने रजत से माफी मांगी, मगर रजत के एक्सप्रेशन ब्लैंक थे। वो शांति से ऋषभ को देख रहा था। ऋषभ इस वक्त काफी गुस्से में था।
उसने अपने दोनों भाइयों से खुद को छुड़ाया और चिल्लाते हुए उन दोनों से कहा, दूर रहना मुझसे, तुम दोनों। अगर तुम लोगों ने सांची दी की शादी जबरदस्ती रजत से नहीं कराई होती तो सांची दी ऐसा कभी नहीं कहती। ऋषभ ने अपने भाई की तरफ इशारा किया। वो देखने में उम्र में उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने उसे देखते हुए कहा, कैसे कर पाए आप रोहित भैया? आपकी बहन थी वो, आपकी अपनी छोटी बहन। कोई अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी कंडीशन सही नहीं थी और आपने ऐसे ही उन्हें किसी के भी पल्ले बांध दिया। आज ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अब अर्शब रजत की ओर मुड़ा और उसकी तरफ अपने उंगली पॉइंट करके बोला, मैं नहीं जानता तुमने इन लोगों को कौन सी लालच दी, क्या कहा, क्या बोला, मगर मैं इतना जानता हूं, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता क्योंकि मेरी दी इस रिश्ते को नहीं मानती। बहुत जल्द मैं अपनी दी को अपने साथ ले जाऊंगा। अपनी बात कहने के बाद ऋषभ फौरन सिंह विला से बाहर निकल गया। सिंह विला से बाहर आने के बाद ऋषभ अपनी कार में बैठा। उसने अपने भाइयों के आने का इंतजार नहीं किया और उन्हें वहीं छोड़कर निकल गया। कार को ड्राइव करते हुए उस वक्त को याद कर रहा था जब उसने हॉस्पिटल में अनामिका को मशीनों के बीच घिरे देखा था। वो उसे उस हाल में देखकर तंग रह गया था और जब उसे डॉक्टर ने यह बताया था सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह से अनामिका ने सरवाइव तो कर लिया था मगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ड्राइव करते हुए ऋषभ का ध्यान बीती बातों पर था ना, कि अपनी ड्राइविंग पर, और इसीलिए वो काफी ज्यादा रैश ड्राइव कर रहा था। कार में बैठी अनामिका ने अब भी अपने आंखों को बंद किया हुआ था। कार में खामोशी थी और राहिल समझ रहा था कि अनामिका को प्रोवोक करना कितना बुरा हो सकता है। राहिल ने अपना फोन उठाया और उस पर एक मैसेज टाइप कर शाद के पास भेज दिया। मैसेज टोन से शाद की नींद खुली। शाद और नियाज दोनों एक चादर में सोए हुए थे। नियाज के चेहरे पर अब भी थकान थी। शाद ने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और अपना फोन चेक किया। उन्होंने देखा कि राहिल ने उन्हें मैसेज किया है। शाद ने मैसेज ओपन किया और उसे पढ़ने लगे। मैसेज में लिखा था, शाद सर, अनामिका मैम का मूड ठीक नहीं है, शायद कुछ हुआ है। आई थिंक आपको जल्दी आना चाहिए। मैंने उन्हें सिंह विला से पिक कर लिया है और मैं जल्दी ही ऑफिस पहुंचूंगा। कोशिश करिए कि मेरे पहुंचने से पहले आप पहुंच जाए। मैसेज को पढ़ने के बाद शाद कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अनामिका को क्या हो गया और राहिल ने उन्हें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। शाद ने अपने बगल में लेटी नियाज की ओर देखा और उसकी फोरहेड पर किस कर उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा। वहां से उठ गए। शाद रेडी होने वॉशरूम चले गए। कल रात के बाद नियाज काफी ज्यादा थक गई थी और गहरी नींद में थी। कुछ ही देर में शाद रेडी होकर बाहर आए और अपने कपड़े पहनते हुए उन्होंने एक नजर नियाज की ओर देखा। शाद बेड के पास गए। उनके बालों से पानी टपक रहा था। शाद हल्का नियाज के ऊपर झुके उनके बालों से टपकता पानी नियाज के चेहरे पर गिरा तो नियाज ने हल्की सी अपनी आंखें खोली। उन्होंने नियाज के माथे पर चूम लिया। शाद के होठों की मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत थी। नियाज ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने घूरकर शाद को देखा और कहा, एक तो तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और सुबह भी इतनी जल्दी उठा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें शाद? शाद ने नियाज के गालों को चूमा और कहा, कुछ नहीं, ऑफिस जा रहा था और जाने से पहले तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनना चाहता था, इसलिए जगाया। अनायास ही नियाज के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। नियाज और उनके रिश्ते में भले ही हर वक्त नोकझोंक चलती ही रहती थी मगर नियाज अच्छी तरह जानती थी कि शाद उनसे कितना प्यार करते थे। नियाज अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उठकर बैठी और शाद के माथे को चूमकर कहा, सॉरी, कल रात तुमने बहुत थका दिया था और सुबह भी उठा दिया तो चिढ़ गई इसीलिए। शाद नियाज की अधूरी बात को समझ रहे थे और इसीलिए शाद ने हल्के से नियाज के होठों को चूमा और कहा, जानता हूं कल रात बहुत तंग कर दिया, तुम्हें आइंदा नहीं करूंगा। तुम सो जाओ, मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट तैयार कर दूंगा। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अपनी बात कहने के बाद शाद ने नियाज को गले से लगाया और कमरे से बाहर चले गए। चैप्टर 25, माई स्पाई वाइफ। शाद को मैसेज भेजने के बाद राहिल ने अपना फोकस कार चलाने पर कर दिया। राहिल का मैसेज मिलते ही शाद,
नियाज को बाय कहकर वहां से निकल गए। ऋषभी के घर से जाने के बाद उसके दोनों भाई भी उसके पीछे गए, मगर ऋषभ पहले ही कार लेकर निकल चुका था। तो वही, उन तीनों के जाने के बाद लिविंग रूम में रजत अकेला खड़ा था। रजत का असिस्टेंट रजत के पास आया, जो कि रजत का दोस्त भी था। उसने रजत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई? और ये लड़का कौन था जिसने तेरे कॉलर को पकड़ने की हिम्मत की? रजत का असिस्टेंट कुछ देर पहले ही आया था, जिसके कारण उसे पूरी बात का पता नहीं था। उसने बस उस पार्ट को देखा था जब अर्शब्बी ने रजत की कॉलर को पकड़ा हुआ था। वो भले ही रजत का असिस्टेंट था, मगर उसका बचपन का दोस्त भी था। रजत ने उसकी तरफ देखा और कहा, अनिरुद्ध, स्टडी रूम में आओ। रजत की बात सुनने के बाद अनिरुद्ध ने ज्यादा सवाल नहीं किए। रजत के साथ स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में आने के बाद अनिरुद्ध ने थोड़ी नाराजगी के साथ रजत से कहा, रजत कौन था वो? और उसने तेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे की? और तू इतना शांत कैसे हो सकता है? रजत जाकर अपनी चेयर पर बैठा और शांति से कहा, उसने ऐसा करने की हिम्मत की क्योंकि मैंने उसे नहीं रोका। जवाब मैं दे सकता था, पर नहीं दिया। अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्सा अभी भी बरकरार था और उसने गुस्से से कहा, हाँ मैं जानता हूं, पर वही तो मेरा सवाल है कि तुमने उसे ऐसा करने कैसे दिया? रजत ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले वो अनामिका का भाई है। दूसरी बात, उसने ऐसा रिएक्ट किया क्योंकि उसे लगता है कि मैंने शायद किसी तरह से अनामिका के साथ कुछ गलत किया है, या फिर मैंने कुछ तो ऐसा किया है कि अनामिका उन सबसे ऐसे। कहते हुए रजत ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और खामोश हो गया। अनिरुद्ध बहुत ही ध्यान से रजत को देख रहा था और उसने रजत के अपनी बात के खत्म करने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद रजत ने फिर कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे न सिर्फ अनामिका को अपना बनाना है, बल्कि कुछ सवालों के जवाब भी जानने हैं। अनिरुद्ध ने अपने सवालिया नजरों से रजत को देखा। रजत उसकी इन नजरों का मतलब अच्छे तरह समझ गया और उसने आगे कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये पता लगाकर बताओ कि जब अनामिका उन लोगों के साथ थी, तब उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। क्योंकि यहां पर कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के इंसान अनामिका है, वो मर जाएगी मगर उन लोगों की शक्ल नहीं देखेगी। फिर भी 6 महीने तक उन लोगों के साथ रहना, उनके पास रहना, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अनिरुद्ध ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, 1 मिनट, वो अपने परिवार के पास नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेंगी? तो कहना क्या चाहता है? इसमें क्या है जो तुझे समझ नहीं आ रहा? रजत ने गहरी सांस भरी और कहा, बहुत बड़ी बात है जिससे तुम सब अनजान हो। खैर वो छोड़ो, अभी बात यह नहीं है कि क्या है जिससे तुम अनजान हो। फिलहाल तुम मुझे इस बात का पता लगाकर बताओ कि 6 महीनों में क्या क्या हुआ है। और जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा खटक रहा है, अनामिका और उसके भाई का यह कहना है कि ये शादी अनामिका की मर्जी के खिलाफ हुई है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है। मुझे इस बात का भी पूरा सच जानना है। कहते हुए रजत के दिमाग में वो पल घूम रहा था जब अनामिका ने उसके ऊपर गन ताने थी और उससे सवाल किया था, कौन हो तुम? ये वही सवाल था जिसने रजत के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। अब रजत को उसके सवालों के जवाब चाहिए थे। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। इस खामोशी को फिर से रजत की आवाज नहीं तोड़ा। रजत ने कहा, और इन सबके साथ टेंडर पर भी काम शुरू कर दो और जल्द से जल्द बताओ टेंडर का रिजल्ट कब निकलेगा, और कोशिश करो ये काम 1 से 2 दिन में ही हो पाए। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आया कि अभी जब अनामिका के बारे में बात हो रही थी तो अचानक ही रजत ने टेंडर की बात कहां से निकाल दी। इसी सवाल को अपने दिमाग में दोहराते हुए अनिरुद्ध ने रजत से सवाल किए, अब इन सब के बीच टेंडर कहां से आ गया? रजत ने जवाब देते हुए कहा, टेंडर को तो बीच में आना ही था, क्योंकि ये टेंडर ही रास्ता बनेगा मेरे और अनामिका की एक होने का। अनिरुद्ध गुस्से से बौखला गया और बोला, यार तू एक नाम लेकर बैठना। कुछ समय पहले तक सांची सांची और अब अनामिका। तूने शादी कैसे की है? सांची के साथ या अनामिका के साथ? रजत ने शांति से जवाब दिया, सांची और अनामिका दोनों एक ही है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है और इसी सवाल का जवाब मुझे जानना है। इन 6 महीनों में क्या हुआ मुझे बताओ, और टेंडर पर भी काम करो। बाकी की बात मैं बाद में बताऊंगा। रजत की बात सुनने के बाद अनिरुद्ध पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। वैसे रजत ने भी उस वक्त झूठ ही कहा था,
मगर वो अनिरुद्ध को पूरी बात बता भी नहीं सकता था। अनिरुद्ध को रजत के कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा था। आएगा भी कैसे, शादी से पहले। जिस लड़की को वो सांची के नाम से जानता था, अब अचानक हर कोई उसे अनामिका कह रहा था। रजत और अनिरुद्ध के बीच भी कई बातें हुई, जिसके बाद अनिरुद्ध कमरे से चला गया। अनिरुद्ध के जाने के बाद रजत अपनी चेयर से उठा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। ये एक फ्लोर टू सीलिंग फ्रेंच विंडो थी। बाहर का नजारा काफी खूबसूरत था। आसमान की तरफ देखते हुए रजत जैसे अपने ही किसी ख्याल में खो गया। दूसरी तरफ अनामिका कार में बैठी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। 6 महीने पहले उस वक्त के बारे में सोच रही थी, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। फ्लैशबैक। उस वक्त अनामिका एक मिशन पर थी। अनामिका का वो मिशन लीक हो गया था और उसे बीच में ही उस मिशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके बाकी के ऑफिसर्स पर भी रिस्क हो सकता था। इसलिए अनामिका को बीच में ही मिशन ड्रॉप कर इमरजेंसी में इंडिया आना पड़ा था। इंडिया आते ही उसे रॉय सर का मैसेज मिला था और वो सीधे हेडक्वार्टर के लिए चली गई थी। हेडक्वार्टर में रॉय सर से मिलने के बाद उन्होंने अनामिका को एक फाइल दी थी। अनामिका ने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। पिरहते हुए जैसे उसके हाथ कमजोर पड़ गए। उसका शरीर जैसे बेजान सा हो गया। उस फाइल में कुछ फोटोग्राफ थे जिसमें एक कार पूरी तरह क्रैश थी। डिटेल्स पढ़ने के बाद अनामिका को कुछ भी समझ नहीं आया। लड़खड़ाते हुए शब्दों में अनामिका ने कहा, देव नहीं रहे, ये कब हुआ और कैसे? मानो उसने ये सवाल खुद से ही किया। रॉय सर अनामिका की हालत देख रहे थे, मगर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनामिका ने भी किसी जवाब का इंतजार नहीं किया। वो बदहवासी में हेडक्वार्टर से बाहर आ गई थी। देव की मौत की न्यूज ने अनामिका को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। वो बाइक ड्राइव करते हुए तेजी से हाईवे पर निकल गई। उसे तो ये तक ख्याल नहीं था कि कितने लंबे बाद आज उसकी आंखों से आंसू बहे थे। अनामिका को किसी बात का होश नहीं था। वो हाईवे पर काफी ज्यादा रैश ड्राइव कर रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने से अचानक से एक कार आई और अनामिका की बाइक उस कार से भिड़ गई। ये सब बहुत ही ज्यादा अचानक हुआ था और कार की तेज हेडलाइट की वजह से अनामिका को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बाइक संभालने के बारे में नहीं सोच पाई थी। वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था, अनामिका लगभग मौत के मुंह तक पहुंच चुकी थी। उसका सर बुरी तरह फट चुका था और वो लुढ़कते हुए एक गड्ढे में जा गिरी थी। हाईवे पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस वजह से आसपास काफी सारे गड्ढे थे। अनामिका उन्हीं में से एक गड्ढे में गिरी हुई थी। गड्ढे में काफी सारे आयरन रॉड्स थे और वो रॉड्स अनामिका के पेट के निचले हिस्से में पूरी तरह से घुस चुके थे। इनफैक्ट कुछ रॉड्स आर पार हो चुके थे। उसके सर और बाकी हिस्सों से खून पानी की तरह बह रहा था। अनामिका की बाइक हाईवे के एक हिस्से में गिरी पड़ी थी। देर रात हो चुकी थी, इसीलिए हाईवे पर बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थीं। उस वक्त कुछ गिनी चुनी गाड़ियां जो वहां से क्रॉस हो रही थीं, जिस कारण किसी ने एक्सीडेंट होते तो नहीं देखा था। मगर अचानक ही कुछ गाड़ियां रुकी, जिनकी नजर सड़क के एक तरफ गिरे हुए बाइक पर गई थी और उन्होंने आसपास तलाशना शुरू कर दिया था। जल्द ही किसी को गड्ढे में गिरी हुई अनामिका दिखाई दी। अंधेरा होने की वजह से ज्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फोन की फ्लैश से देखना इतना ज्यादा भी आसान नहीं था, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं थीं। वो गिनती के कुछ लोग थे और वो भी थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था और कोई भी बेकार के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। मगर शायद अनामिका की मौत अभी लिखी नहीं थी। इस वजह से एक आदमी ने हिम्मत की और गड्ढे में उतरकर अनामिका को देखा। मोटे मोटे आयरन रॉड अनामिका के पेट के अंदर थे। उसके खून से वहां की मिट्टी तक लाल हो चुकी थी। उस आदमी ने तेज आवाज सभी को दी और सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स को मदद के लिए बुलाया गया। क्योंकि रॉड आर पार हो चुकी थी, तो अनामिका की बॉडी को हिलाया नहीं जा सकता था और किसी तरह से उस रॉड को ही काटना शुरू किया गया। इस बीच
एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया गया था। और जब तक अनामिका के पेट के अंदर घुसे उन रॉड्स को काटा गया, एम्बुलेंस भी वहां आ चुकी थी। उन्होंने अनामिका को उस जगह से बाहर किसी तरह निकाल लिया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। अनामिका की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी सांस से धीमी हो चुकी थी क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका था। उसी हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्या मतलब था रजत की बातों का? क्या छिपा रहा है रजत? क्या था उस फाइल में? क्या वो एक्सीडेंट बस एक हादसा था या कोई साजिश? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस एक्सीडेंट के बाद? कैसे पहुंची अनामिका अपने परिवार तक? क्या रजत अनामिका की इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या है टेंडर का राज और कैसे वो टेंडर रजत की मदद करेगा अनामिका को पाने में? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पर ही माई स्पाई वाइफ